सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 29 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं आज हमें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी मधुसूदन साई को किस देश का सर्वोच्च सम्मान जिसे कहते हैं कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा फिजी। तो क्या नाम है? मधुसूदन साई। इनको मानवीय प्रयासों के लिए अभी फिजी देश का सर्वोच्च जो सम्मान है उससे सम्मानित किया गया, जिसको क्या कहते हैं? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और उन्हें ये सम्मान स्वास्थ्य सेवा में उनके योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने फिजी में ही श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की भी स्थापना की है। मधुसूदन साई नाम याद रखना, फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला है इनको। क्या कहते हैं उसको? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और अगर इस पुरस्कार के नाम से आपको याद आए तो याद आना चाहिए पिछले साल की बात है 2024, फिजी ने अपना ये सर्वोच्च सम्मान हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी दिया था। अब यहाँ पे अवार्ड वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन एक बार फिजी की स्टैटिक देख लेते हैं। जैसे फिजी की कैपिटल क्या होती है? सुआ होती है। करेंसी होती है फिजियन डॉलर। मैं मैप में भी दिखा रहा हूं आपको, ये रहा फिजी देश। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो अभी याद रखना 34वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया 2024 के लिए? साधु भद्रेश दास को, संस्कृत विद्वान थे। उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 दिया गया राणा दास गुप्ता को, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। और राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार दिया गया राजेश उन्नी को। समुद्री क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। सुदर्शन पटनायक की बात करेंगे तो फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने, इंग्लैंड में मिला। पी शिवकामी वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण दिया गया। टोक्यो में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार दिया गया डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। किस राज्य को आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए 2 UIDAI पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? मेघालय। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल यंग लीडर फॉर द ईयर 2025 किस मंत्री जी को दिया गया? राम मोहन नायडू, एविएशन मिनिस्टर है, नागरिक उड्डयन मंत्री। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 दिया गया समर अबू एलॉफ को, फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है। तो अभी लेटेस्ट अवार्ड्स हैं ये, कुछ मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना, सभी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में द कश्मीर शॉल नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो आंसर होगा रोजी थॉमस ने। तो रोजी थॉमस जो कि एक ब्रिटिश पत्रकार हैं और उन्होंने ही द कश्मीर शॉल नामक उपन्यास लिखा है, नॉवेल लिखा है। रोजी थॉमस, इनका असली नाम है जेनी किंग, ये भी ध्यान रख लो। और ये जो इनका उपन्यास है ये पुरानी यादें ताजा करने वाला महाकाव्य है जो पीढ़ियों को जोड़ता है। अब बुक्स एंड ऑथर वाला प्रश्न है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि अगर बात करें दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम है ब्रिंग इट ऑन। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, इसको लिखा है डॉक्टर दिनेश सहारा ने। माई बिलव्ड लाइफ, इसको लिखा है अमिताभ कुमार ने। और वाई भारत मैटर्स, इसे लिखा है हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, इसे लिखा डॉक्टर संजीव कुमार ने। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, MK रंजीत सिंह ने। रतन टाटा अ लाइफ, थॉमस मैथ्यू ने लिखा। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर को लिखा प्रोफेसर श्रीराम चोलिया ने। और आर अश्विन की ऑटोबायोग्राफी आई है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। और पिरामल नाथवानी ने लिखा था कॉल ऑफ द गिर नामक बुक को। और ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो ये ध्यान में रखना। और हाँ, बुक्स वाला प्रश्न है तो मैं बता दूं कि अभी शुरुआत के जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हमने पढ़ी है उसका मैंने कल अलग से वीडियो बना दिया था टॉपिक वाइज सेक्शन में। बुक्स हमने कवर कर ली है जनवरी से लेके मार्च तक की। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, कल शाम को ही मैंने अपलोड किया था, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपका ये बुक्स वाला सेक्शन भी कवर हो जाए। उससे पहले हम इसी तरह से अवार्ड्स भी कवर कर चुके। एक आध दिन में हम एक और नया टॉपिक लेंगे, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, चाहे सम्मेलन समिट्स हो, वो हम देख लेंगे। और अगर आपको वीडियोस के पता नहीं चलते हैं तो पहले आप चेक कीजिए आपने क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर रखा है या नहीं कर रखा। नहीं कर रखा होगा तो आपको वीडियोस को पता नहीं चलेगा, तो ये काम जरूर कर लीजिए। और अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको वीडियोस का इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा निपुण अग्रवाल को। यहाँ हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस की, और इसका स्वामित्व किसके पास है? टाटा कंपनी के पास है। और अभी इसके नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष बन गए हैं निपुण अग्रवाल। इन्होंने किनका स्थान लिया? कैंपबेल विल्सन का, जिन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो नए चेयरमैन का नाम याद रखेंगे, निपुण अग्रवाल बन गए हैं। अब अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, चलो कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में आपको नियुक्तियां रिवाइज करवाता हूं। एक तो याद रखना ये सारी इंपॉर्टेंट है। अभी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे दिनेश माहेश्वरी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नए महानिदेशक बने मांगीलाल जाट। राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी बने अरविंद श्रीवास्तव। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने थे अजय भूषण पांडे। और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के CEO बने अजय भादु। और नए वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी बने अजय सेठ। अच्छा, ये अजय से नाम है ना, तो मैंने ये अजय से नाम वाले जो तीनों अपॉइंटमेंट है वो एक साथ लिख दिए ताकि आप कंफ्यूज न रहो। और राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव बनाया गया शर्ली बोचवे को, घाना देश की है। इस पद पर आने वाली पहली अफ्रीकी महिला है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने थे मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए अध्यक्ष बने थे शिव सुब्रमण्यम रमन। और भारत के अगले चीफ जस्टिस कौन नियुक्त कर दिए गए हैं? BR गवई, 52 नंबर के होंगे ये, और रिप्लेस करेंगे संजीव खन्ना को 13 मई के आसपास, जब ये अपना पद छोड़ देंगे। तो BR गवई नाम याद रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे याद होने चाहिए आपको, मैंने आपको पहले ही बोला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड वेटरनरी डे के रूप में कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अप्रैल को। तो ये दिन हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। इस बार 26 अप्रैल को मनाया गया विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में। थीम क्या है? एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम, पशु स्वास्थ्य के लिए टीम की आवश्यकता है। तो दुनिया भर के पशु चिकित्सकों को सम्मान देने और पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान को पहचानने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। अच्छा, वैसे 26 अप्रैल को आपको याद होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस भी मनाते हैं, इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, क्योंकि 26 अप्रैल 1986 1986 को चेरनोबिल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वैसे तो अभी यूक्रेन में है लेकिन उस समय ये USSR में था, तो उस समय इसमें हादसा हो गया था, धमाका हो गया था, जिससे जो रेडियो एक्टिव तत्व है वो वातावरण में फैल गया था। हजारों लोग, लाखों लोग इफेक्ट हुए थे। तो उसके पीड़ितों को याद करने और इसके परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है हर साल 26 अप्रैल को ही। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब डे वाला प्रश्न है, चलो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो, 1 अप्रैल को मनाया था उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 21 जून को योगा दिवस होता है, थीम याद रखना योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्र दिवस, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 14 अप्रैल विश्व चगास रोग दिवस, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती होती है, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। उसके अलावा 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, 21 अप्रैल विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया था। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने वय वंदना योजना शुरू की है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है। इसमें 70 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के नागरिकों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। तो इस पहल का उद्देश्य है दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को मजबूत करना और बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान करना, ताकि दिल्ली में कोई भी वरिष्ठ नागरिक वित्तीय बाधाओं के कारण गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी मेडिकल सर्विस से वंचित न रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता है, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री आप कह सकते हो। अब योजना से एक काम करता हूं, बहुत दिन हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं आपको रिवाइज करा देता हूं। तो देखो, अगर बात करते हैं, अभी मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश ने। ज्ञान भारतम मिशन को शुरू किया था राष्ट्रीय अभिलेखागार ने, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया ने।
भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की थी? बायोसारथी। और नोदी बंधन योजना पश्चिम बंगाल ने। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान लॉन्च किया था हरियाणा ने। दिल्ली आयुष्मान, और जो दिल्ली है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बोल दो, ये बना था। अब केवल इसे लागू करने में एक ही राज्य छूटा हुआ है, वो है पश्चिम बंगाल। और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान ये असम में शुरू हुआ था। शून्य गरीबी P4 नीति, इसको शुरू किया आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य से 2047 तक 2047 तक ये गरीबी को मिटाना चाहते हैं। इसी तरह से एक शून्य गरीबी योजना चलती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी उसका नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पे रख दिया। एक गोवर्धन योजना याद रखना, ये 2018 में शुरू हुई थी। और गोवर्धन की फुल फॉर्म क्या होती है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र में चलती है। महिला संवाद अभियान ये बिहार में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से 12 इंपॉर्टेंट योजनाएं हमने रिवाइज कर ली है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सुफलाम 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा में। सुफलाम का मतलब हो गया स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स। इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है। अभी 25 और 26 अप्रैल को ये हुआ। कहाँ पे? सोनीपत हरियाणा में। इसका आयोजन किसने किया? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान ने, जिसको शॉर्ट में निफ्टेम बोलते हैं। और यह है कहाँ पर? कुंडली सोनीपत हरियाणा में, वहीं पे इसका आयोजन हुआ है। आयोजन करने का उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता और सहयोग के माध्यम से भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करना। खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को। अच्छा, इसका उद्घाटन किया किसने? भाई कौन करेंगे? चिराग पासवान करेंगे, जो कि हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। तो अगर एक लाइन में बात करें कि सुफलाम है क्या, तो ये फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है, एक कार्यक्रम है। इस बार इसका दूसरा संस्करण हुआ। इस कार्यक्रम का पहला संस्करण 2024 में हुआ था, वो नई दिल्ली में हुआ था। और इस बार वाला सोनीपत हरियाणा में हुआ, यह आप ध्यान रखना। अच्छा, इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि देखो, अभी राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ था। और अभी छठा बिम्स्टेक समिट को होस्ट किया था थाईलैंड ने। और अब अगले 2 सालों के लिए इसे होस्ट करेगा बांग्लादेश। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक हुई थी भारत में, नई दिल्ली में हुआ। दूसरी बार भारत ने होस्ट किया था। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट अभी दुबई में हुआ। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्तरीय शिखर सम्मेलन ये हैदराबाद में हुआ। 9वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट अभी नई दिल्ली में हुआ था, थीम थी संभावना। 3रा बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक अभी काठमांडू में हुई। 150वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट उज्बेकिस्तान में हुआ था। विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश में हुआ। और अभी छठा इंडिया स्टील 2025 का आयोजन मुंबई में था। तो ये सारे बिल्कुल लेटेस्ट सम्मेलन है, समिट से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो आंसर होगा बंगलुरु। मतलब बंगलुरु में जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। इसने ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को 95.6% तक कम कर दिया है। और इसी कारण से इसे ये लेवल 5 मान्यता दी है। और किसने दी है ये मान्यता? कौन देता है? तो ACI, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस मतलब वो गैसेस होती हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती हैं, उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। अच्छा, एयरपोर्ट से संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, अभी अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ? तो GMR एयरपोर्ट। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्विस सेक्टर श्रेणी में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी पाने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना था। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला तटीय हवाई अड्डा, ये कहां पर शुरू होगा? मुंबई में। लगातार 7वीं बार ASQ एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024
ये दिया गया दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, यानी कि लगातार 7वीं बार ये एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया। पायलटों के लिए ईपीएल इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना भारत, पहला तो चाइना है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में अभी बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया था चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। एसीआई वर्ल्ड के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अटलांटा एयरपोर्ट को बताया गया। भारत में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, वो इसमें 9वें स्थान पे है। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया अमरावती में, जो महाराष्ट्र में है। और भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी विश्व बैंक की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार भारत ने एक दशक में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? तो सही उत्तर हो जाएगा 171 मिलियन। अच्छा, इस रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है ब्रीफ ऑन पॉवर्टी एंड इक्विटी, जारी किया वर्ल्ड बैंक ने। और इसमें बताया कि 2011-12 से 2022-23 तक 10 साल हो गए। तो इस दशक में, इन 10 सालों में भारत में 171 मिलियन लोग, या यूं कह दें कि 17.1 करोड़ लोग ये गरीबी से बाहर आ चुके हैं। बाहर आ चुके हैं मतलब ये पहले गरीब हुआ करते थे, अब ये गरीब नहीं है। गरीब नहीं है मतलब कहना क्या चाहते हैं? लॉटरी लग गई उनकी, तो ऐसा कहना है वर्ल्ड बैंक का। और परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो 2011-12 में 16.2% लोग गरीब थे, और अब 2022-23 में ये बता रहे हैं केवल 2.3% ही लोग गरीब हैं भारत में। और इनमें भी अगर इन्होंने कहा कि 5 राज्य हैं जहां पे, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, इनमें सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। मतलब जो इन्होंने ये डेटा बताया है, इसमें से 2/3 योगदान इन्हीं 5 राज्यों का है। मतलब 17.1 करोड़ लोगों में से 2/3 इन्हीं 5 राज्यों से हैं जो अब गरीब नहीं रहे, ऐसा कहना है वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट का। देखो, वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं तो स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है अजय बंगा। और कुछ रिपोर्ट्स और देख लो जो इंपॉर्टेंट है इसकी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट। पहले ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था, अब उसकी जगह ये बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। उसके अलावा अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया वर्ल्ड बैंक ने। अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड जीएनआई रैंकिंग, जीएनआई मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम रैंकिंग 2024, इसमें भारत 125वें स्थान पर है, टॉपर बरमुडा है। और इस रैंकिंग को भी वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ष 2025 के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर हो गया उपर्युक्त सभी। तो अभी कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन ने अभी 36वें गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2025 की घोषणा कर दी है। याद रखना, इन्हें ग्रीन नोबेल प्राइज के रूप में भी जाना जाता है। अभी 7 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया और इसमें एक भी भारतीय नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको सारे नाम बता देता हूं। एक है बटमुंक लुसंदश, ये मंगोलिया से है। सेमिया घरबी ट्यूनिशिया से। कार्लोस मेलो स्पेन से। लॉरेन एलन अमेरिकी है। मारी लूज पेरू से है। और ये बेस्जान गुरी और ओल्सिनिका ये अल्बानिया से है। अच्छा, लेकिन एग्जाम में आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि भैया 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार एक भारतीय को मिला था, उनका नाम क्या है? ठीक है, तो पिछले साल वाला जरूर याद रखना। आलोक शुक्ला को मिला था, वो छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, तो आलोक शुक्ला नाम याद रखना। अच्छा, एक होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूं। एक विनोद कुमार शुक्ल, ये नाम हमने पढ़ा था, इसी साल इन्हें कोई इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिया गया था। अब ये आपके लिए प्रश्न हो गया कि कौन सा पुरस्कार है, वो नाम आपको बताना है। उल्टा प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया है ना। बताओ, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप का अभी 10वां संस्करण की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? तो आंसर होगा ब्राजील। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। इसका जो पहला संस्करण है वो 1991 में हुआ था चाइना में। अभी लास्ट एडिशन 2023 में हुआ था 9वां संस्करण। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, उसको स्पेन ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। और अब 10वां संस्करण 2027 में होगा, वो ब्राजील में होगा। ये पहला दक्षिण अमेरिकी देश होगा जो इसको होस्ट करेगा। अच्छा, इसी तरह से आप पूरी टेबल मैंने आपके सामने सजा दी है, आप देख सकते हो।
2027 वाला तो हमने देख लिया। अब 2031 वाला जो होगा 11वां संस्करण वो अमेरिका में होगा। फिर 2035 वाला वो यूके में होगा। ये तो महिलाओं वाला हमने देख लिया। साथ में मेंस वाला भी मैं आपको बता दूं कि अब जो एक तो लास्ट एडिशन 22वां संस्करण 2022 में हुआ था कतर में, अर्जेंटीना जीता था, फ्रांस को हराया था। अब जो 2026 में 23वां संस्करण होगा वो कनाडा, मैक्सिको, यूएस में होगा। फिर 2030 वाला मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन में होगा और 2034 वाला सऊदी अरब में होगा। ठीक है, मेंस और वुमेन्स दोनों मैंने आपको बता दी। फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फीफा, उसके भी स्टैटिक देखते हैं। 1904 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हो गया, प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। फुटबॉल से कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज देखें तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंट कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, इन सब का संबंध है फुटबॉल से, ये सब ध्यान में रखना। बाकी ये थे आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी दोनों बातें मैंने आपको बता दी। एक तो बुक्स एंड ऑथर वाला वीडियो आप जाकर के देख लेना, जिसमें जनवरी से लेकर मार्च तक सारी बुक्स एंड ऑथर आपकी कवर हो जाएंगी। उसके अलावा इन सभी का क्विज बना करके ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो जाइए प्रैक्टिस आप करते रहिए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ये चीजें आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपको याद रखने के लिए प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। बार बार वीडियोस देख नहीं सकते, एक बार वीडियो देख लिया बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। और पीडीएफ आपको मिली जाती है, एप्लीकेशन में तो मिलती है, साथ में टेलीग्राम पे भी मिलती है। और टेलीग्राम एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था अभी, किसे विश्व बैंक के निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला का सदस्य बनाया गया? सुनील भारती मित्तल। दक्षिण भारत की पहली वातानुकूलित ईएमयू ट्रेन सेवा ये कहाँ शुरू हुई? चेन्नई। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में एआई में इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत की रैंक क्या है? 7वें नंबर पे है। और मोदी स्मृति संग्रहालय कहाँ पर लॉन्च किया गया? मोतीहारी, बिहार में। और अभी किस देश ने हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण किया था? चाइना ने। खोंगजोम दिवस मनाया गया मणिपुर में। और पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा कर दी है। और किस वर्ष हुआ था ये? 1972 में। उसके अलावा आपसे पूछा भी, दूसरा एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने अभी 1 मिलियन उद्यमी एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए भारत प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया? मुंबई में। और आखिरी प्रश्न पूछा था, ग्रीनलैंड और किस देश के बीच एक सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की गई? तो कनाडा। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि 1997 का ओटावा कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो लैंड माइन पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।